About the psychological issues of special hospital settings or the different hospital settings. Okay. Wait. The different hospital settings. First, we have discussed about the emergency department and intensive care unit, coronary care units. Have you remembered anything about these? Hmm. Come on, hurry up. किसी को कुछ याद है? Yes, so no one is remembering anything. Psychological issues in the special hospital settings. I'm waiting for your replies. Very wet class. No one even remembered what we have discussed in last lecture. Okay. Now in this lecture we will discuss about the psychological issues in the dialysis unit. Okay. You all know what is dialysis, ठीक है? Chronic renal failure, ये acute renal failure patients के लिए प्रोसेस जो होता है, ठीक है? डायलिसिस यूनिट. कभी किसी ने किसी पेशेंट को देखा है जिसका डायलिसिस होता हो, कभी किसी की फैमिली मेंबर में या कभी वार्ड में जाके? आपने कभी नोट किया कि उनको किस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं? जो पेशेंट और उसकी फैमिली उस चीज से, उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, ठीक है? डायलिसिस तभी होगा जब बिल्कुल रीनल फेलियर हो चुका होगा, ठीक है? जब बिल्कुल रीनल फेलियर होगा तो उस वक्त पेशेंट की कंडीशन जो है बड़ी डिटेरिएट होती है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है? डायलिसिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा खासा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, ठीक? दूसरा, उसके साथ स्पेशल मेडिकेशंस हैं और हर किसी को सूट करती है या नहीं करती, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है? स्पेशल डाइट है, बहुत सादा खाना खाते हैं, वो भी बहुत कम. स्पेशली प्रॉब्लम वो होता है कि जब वो पानी पी नहीं सकते, ठीक है? तो ये एक बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है जब उनको प्यास भी लगती है लेकिन वो पानी नहीं पी सकते, ठीक है? उनको बहुत कम पानी पीने दिया जाता है. ये एक सबसे उनका बड़ा मेजर इशू इस चीज में आता है, ठीक है? डाइट में भी बहुत स्पेशल छोटी छोटी सी चीजें खा सकते हैं, कुछ वो भी बहुत कम, ज्यादा नहीं, ठीक है? लॉस एंड चेंज इन फंक्शन, ऑलमोस्ट पेशेंट बेड रिटर्न होता है, ठीक है? उसके बाद वो बहुत ज्यादा अपने फंक्शंस कर ही नहीं सकते, ठीक है? कुछ तो इवन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको उठा के आप बिठाएंगे, उठा के लिटाएंगे, तो वो चीज भी बड़ा ही पेनफुल होती है जब आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं. एक वो सेंस ऑफ होपलेसनेस और फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, पावरलेसनेस, ठीक है? वो सब कुछ आता है, ठीक है? डिप्रेशन विद और विदाउट सुसाइडल थॉट. ऑब्वियसली जब इतना ज्यादा हालात खराब होंगे तो वहां पर डिप्रेशन तो लाजमी है,
ठीक है, गिल्ट है, हॉस्टिलिटी है, एम्बिवलेंस है, ठीक। इन सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे बाकी सब हॉस्पिटल सेटिंग्स में थे, तो इसी तरह से डायग्लाइसिस यूनिट में भी ऑलमोस्ट वैसे ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल रीनल फेलियर के बाद डायलिसिस फेलियर भी अगर हो तो फिर जाती है बात ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे, ठीक है। अब सबसे पहले इशू क्या है, डोनर मैच होना। अब डोनर मैच हो गया, मिल गया, हो गया, तो अब क्या होता है जब एक ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके बाद पेशेंट के लिए तो जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिसने डोनेट किया है, ठीक है, उसकी भी वेलबींग का उतना ही ख्याल करना है जितना आप पेशेंट का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भी लाइफ रिस्क पे होती है, ठीक है। उसके नॉर्मल फंक्शन में दोबारा आने के लिए वट एवर द रीजन वो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका फैमिली मेम्बर है या कुछ भी है, ठीक है, वो भी इन सारे इश्यूज से पास ऑन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, रेसिपिएंट को तो ठीक है, हर कोई केयर कर रहा है, हर कोई पूछ रहा है, लेकिन डोनर्स को भूल जाते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि उनको भी नहीं भूलना, उन वो भी इन्हीं सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज में से पास करते हैं, ठीक है। उनकी भी वैसे ही वेल बीइंग और केयर का ख्याल करना होता है, ठीक है। ओके, और बाकी कोई भी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, ये सब मींस इंफॉर्मेशनल केयर एंड काउंसलिंग अगेन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि जब तक आप पेशेंट्स के साथ बार बार सेशंस नहीं होंगे, उनको इंफॉर्मेशनल केयर साथ साथ नहीं देंगे, साथ साथ उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो पेशेंट बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमने बात की कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हर तरह से आ रहे हैं, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, हर तरह से, ठीक है। अब डिप्रेशन 2 to 10 टाइम्स हायर है इन कंपैरिजन टू जनरल पब्लिक, ठीक है, उसमें डायलिसिस के पेशेंट्स में। उसका रीजन क्या है, बहुत सारे, वही मैंने बताया कि सेल्फलेस हो जाते हैं, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं होते, ठीक, बिल्कुल हेल्पलेस से, बिल्कुल ही बेड रिडन और स्वेयर पेन के साथ, स्वेयर फंक्शन लॉस, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता कि सर्वाइवल है भी या नहीं, ठीक है, अगर है तो कितना है, और पेनफुल बहुत है वो सर्वाइवल, ठीक है। इसके साथ तो फिर जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, वो सारा एंगर, ग्रीफ और इन सब चीजों से गुजरते हैं, ठीक है। अब उसमें करना क्या है, जो भी डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये जिस तरह से उनका वो स्केड्यूल मेंटेन किया होता है, वो सब आ रहे हैं, तो सबसे पहले इंटरवेंशन क्या है, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट दे नीड एवरी टाइम। हर विजिट पे वो बहुत डिप्रेस होंगे, उस हिसाब से उनको इमोशनल सपोर्ट देनी है, ठीक है। एजुकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फैमिली, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पेशेंट जो सफ़र चुका है कर रहा है, ठीक है, उसके फैमिली, उसके केयर गिवर्स, उसके आसपास के लोग भी इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं। ये वही वाली प्रोसेस है जो डाइंग के प्रोसेस में हमने पढ़ा था। अगर आपके सामने एक पेशेंट तो है डाइंग स्टेट में, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसके क्लोज कोई भी लोग है, वो लोग भी उसी पेन को फील करते हैं, ठीक है, वो भी साइकोलॉजिकली, इमोशनली उन पे भी इतना ही इफेक्ट्स आते हैं। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी एजुकेशन, उनकी प्रिपरेशन, उनकी काउंसलिंग एंड द इंफॉर्मेशनल केयर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? मेरे ख्याल में हम पिछले 2 टाइम से यही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमने जितनी भी हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, इनमें सबसे मेन चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इंफॉर्मेशनल केयर एंड काउंसलिंग है, ठीक है, प्रिपेयर करते रहना। ओके, नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब वैसे तो हमारा जो है वो डायरेक्ट बहुत कोई लिंक नहीं है इस डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, किस तरीके से कि हमारे डायलिसिस के साथ भी डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन
बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ बिहेवियर साइंटिस्ट, हमारी फैमिली में कोई आसपास या किसी न किसी को कभी ना कभी इस सारी इंफॉर्मेशनल केयर एंड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक कि आपको बहुत सारी मेडिसिन की चीज़ें पता होती हैं, नो डाउट आपने डायरेक्टली किसी ट्यूबरक्लोसिस वाले को ट्रीट नहीं करना, लेकिन वो आपके पास किसी डेंटल प्रॉब्लम के साथ भी तो आ सकता है ना। ठीक है, तो देन आप उसको उस हिसाब से इंफॉर्मेशनल केयर एंड काउंसलिंग दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ is central to the general and a reflection of health in childhood and adolescence. अच्छा, अब इस चीज का ये है कि once you are grown up, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आती है, इमोशनल चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं, ठीक है, टीनेज में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ को बिल्कुल 180 पे चेंज कर देती हैं। ठीक है, अब वंस यू आर मैरिड देन अब रिप्रोडक्शन हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। बहुत सारी चीज़, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में भी पता नहीं होता है। ठीक है, है प्रॉब्लम क्या है कि मदरहुड, फर्टिलिटी और प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलिटी, ये कैंसर, ये कुछ व्हाटएवर, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तभी इस बारे में देखते हैं कि अच्छा टेस्ट करवाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, मेनली ये चीज़ बिल्कुल एडोलेसेंस से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, इस बारे में एजुकेशन और इस बारे में अपनी हेल्थ का ट्रीटमेंट होना चाहिए था। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज जो प्यूबर्टी पे आते हैं, ठीक है, टीनेजर्स को ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। अगर आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होगी तो आप किसी टीनेज वाले के साथ डिस्कस करके, या आप लोग खुद अभी उस एज से निकले हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फैमिली वालों को ये समझ में नहीं आ रही होती, जो कि इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते, तो होता क्या है, कन्फ्लिक्ट्स बड़े होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस किए होंगे आप सबने, ठीक है, अपने एफएससी के टाइम पे, व्हेन यू आर लेट टीनेजर्स। ठीक है, तो उस टाइम पे वैसे बड़ा स्ट्रेस होता है, एग्जाम्स का, एडमिशन का और हर चीज़ का। ठीक है, तो उस वक्त ये साइकोलॉजिकल इश्यूज बड़े हाईलाइट होकर, स्ट्रेसफुल माहौल में बड़े हाईलाइट होकर सामने आते हैं, जब उन टीनेजर्स में शदीद एंजाइटी होती है, शदीद किस्म के मूड चेंजेस होते हैं, एंगर होता है, ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और कौन से इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि आपने अपनी प्यूबर्टी में फेस किए हैं और लोग उस चीज़ को नहीं समझते थे। लोग मीन्स मतलब आपकी फैमिली वाले या आपके आसपास वाले उस चीज़ को नहीं कंसीडर करते थे कि इसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है। कोई फेस किया ऐसा? हरी अप आंसर। किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज प्यूबर्टी में नहीं है। वरना ये क्वाइट नहीं बेटा, ये नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं है। हर जनरेशन में साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं प्यूबर्टी पे। ठीक है, सब में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, सब में यही एंजाइटी, मूड चेंजेस, एंगर होते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको, ठीक है, वो कर जाते हैं कवर अप। ठीक है, वो लोग इतना मैटर नहीं करते कि अच्छा ठीक है। कुछ लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, घर वालों के साथ नहीं बन रही, फ्रेंड्स के साथ नहीं बन रही, छोटी छोटी बातों पे बहुत सीरियस हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चों बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इट ऑल बिकॉज कि आपके हार्मोन्स में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं, तो आपके जो है वो आपसे अपना एंगर कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, स्पेशली मूड स्विंग्स फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्पेशली जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। ठीक है,
उससे पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में यही है, मूड स्विंग्स स्वेयर होते हैं, एंगर स्वेयर होता है, ठीक है। इसकी स्वेरिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो आप लो सेल्फ एस्टीम की वजह से बहुत सारी चीजें, अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है, डिसाइड नहीं कर पा रहे होते करियर कौन सा चूज करना है, प्रोफेशन कौन सा चूज करना है, ठीक है। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये सब चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हैं। फिर अब इसका कोई ज्यादा इतना प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, इसमें बड़े आसान से है कि क्लोज हेल्दी बॉन्ड्स इनके साथ फैमिली का हो, वो इन चीज़ों को सफ़र नहीं करते, वो बड़े इजीली पास ऑन हो जाते हैं इन चेंजेस में से जो उनमें से आती हैं। फ्री कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली, ठीक है। जिस किसी के पास कोई अच्छा दोस्त है या कोई अच्छा घर वाला है जिसका पेरेंट्स के साथ या किसी सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है, वो उसके साथ अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ हर बात शेयर कर सकते हैं, तो उन लोगों को ये इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। वो बड़ा स्मूथली पास कर जाते हैं अपने इन साइकोलॉजिकल इश्यूज से अपने टीनेज और प्यूबर्टी के टाइम पे, जब बिल्कुल रैपिड चेंजेस हो रही होती हैं। लेकिन जिनके पास ये सारा इस तरह का सिनेरियो, आइडियल सिनेरियोज नहीं होते, ठीक है, वो स्ट्रेस में भी ज़्यादा हैं और उनके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है, और कुछ वो इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटीज होती हैं। इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी तो पता है ना, तो उन लोगों के लिए है कि फिर वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास अगर बहुत स्वेयर हो जाए, मतलब डिप्रेशन में चले जाएं, सुसाइडल थॉट्स उनमें आए या कुछ वायलेंस हो जाए, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाए, तो देन दे शुड बी रेफर्ड टू द प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल एडवाइस, मीन्स उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेज दें। या दूसरी चीज़ आती है जी, प्यूबर्टी पे जिस तरह हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, अगर तो किसी को किसी भी किस्म के आ रहे हैं, लेट प्यूबर्टी है या प्रीकॉक्शियस जल्दी है प्यूबर्टी, तो तब भी उसको रेफर किया जा सकता है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास, ठीक है। बट इस टाइम पे ये है कि ड्रग्स जो है वो काम नहीं करती, ठीक है। इस टाइम पे ड्रग्स किसी भी किस्म की देना टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा चाहिए क्या, काउंसलिंग एंड द प्रोफेशनल एडवाइसेस, दैट्स इट, ठीक है। ये सारी चीजें स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ हो जाती हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं और आराम से ये पास ऑन भी हो जाती है, ठीक हो गया। प्यूबर्टी के बाद अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो लाइफ का टाइम पीरियड आता है जब मैरिड होते हैं, ठीक है। अब प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन, इस लाइफ से आप सबने गुजरना है नेक्स्ट आने वाली लाइफ में, ठीक है। फीमेल्स ने भी और मेल्स इस हिसाब से कि उनके वाइफ्स हैं जो भी हैं, ठीक है, उनके साथ पास ऑन करना है अपने इन सारी चीज़ों के साथ। तो प्रेगनेंसी में मूड चेंजेस बहुत स्वेयर होते हैं, बहुत स्वेयर होते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो चुके होते हैं इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हाईलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। दोनों पेरेंट्स जो है, मदर एंड फादर बोथ, दोनों टेंशन में होते हैं, ठीक है। दोनों के टेम्परामेंट्स चेंज हुए हुए होते हैं। बीइंग अ फादर उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होती है, ठीक है, फाइनेंशियल भी और केयरिंग के मामले में भी, टाइम के मामले में भी, हर किस्म से उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेम इसी तरह मदर पे भी आती है, ठीक है। बाकी कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस और मिथ्स इस तरह के सोसाइटी के होते हैं जो कि बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, प्रेग्नेंट खवातीन को लोग फ्री में आगे मशवरे बहुत देते हैं, ये ना खाओ, वो ना पियो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, उठो ना, बैठो ना, ये हो जाएगा, काला हो जाएगा, चिट्टा हो जाएगा, बेबी ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, फला नहीं होगा। तब सो मैनी अगर आपने अपने आसपास किसी अपनी बहन भाभी किसी को भी अगर नोट किया हो, तो वो सब इन चीजों से गुजरे हैं, ठीक है। आपको ये सब कुछ पढ़ाने का मकसद ये है कि उनको हेल्प आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने पे जब टाइम है तब भी, और जब बाकी लोग हैं आपके आसपास तब भी, ठीक है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा कल्चर का, सोसाइटी के प्रेशर्स
उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इतना ज़्यादा ऑलरेडी एक फिजिकली आप पेन में हैं, आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप में फिजिकल चेंजेस इतनी स्वेयर आ रही हैं, उस वक्त स्ट्रेस, मेंटल कंडीशंस जितनी स्वेयर होंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। वो मदर और बेबी दोनों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं बाकी सब चीज़ें, आगे हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जिन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है वो न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन है, ठीक है। इन सब से जो है वो क्वालिटी टाइम आप एक अपने इन्फेंट के साथ गुजार सकते हैं, बोथ पेरेंट्स, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज कौन से होते हैं प्रेगनेंसीज के टाइम पे। तो पहले ये देखना है कि कौन सी प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जिनमें साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकती हैं। मीन्स अगर कोई इस तरह का आपके आसपास है, ठीक है, कोई पेशेंट, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शन साइकोलॉजिकल ज़्यादा आएंगे। उनमें सबसे पहले प्राइमिक डेविदा मीन्स जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ठीक है। प्रीशियस प्रेगनेंसी मीन्स किसी को बहुत साल बाद है, ठीक है, या बहुत अरसा, बहुत सारे मिसकैरेजेस के बाद है, ठीक है, बहुत अरसे के बाद है, या किसी बहुत ही आईवीएफ के साथ है, ठीक है। मीन्स के बड़ी कोई मुश्किल से आपकी एक डिज़ायर पूरी हो रही है, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी मीन्स प्लान नहीं किया, बेबी अचानक आपको पता चला जी कंसेप्शन है और प्रेगनेंसी है, ठीक है। उसके साथ भी ये सब चीज़ें जो है सोशल कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। क्यों? फिजिकल चेंजेस तो आनी शुरू हो गई, उसके साथ मेंटल कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जिनमें हिस्ट्री हो साइकेट्रिक इलनेस की, जो ऑलरेडी साइकेट्रिक के मरीज रह चुके हैं, उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा साइकोसोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है। या अगर उनके आसपास किसी की फैमिली हिस्ट्री हो कि मदर के साथ ऐसा हुआ है, बहन के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, उनमें भी आते हैं। स्ट्रेन्ड मैरिटल रिलेशनशिप, जहाँ पे मैरिटल रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें, बहुत साइकोसोशल इश्यूज ज़्यादा होंगे, ठीक है। आपने कभी नोट किया वो जो बेचारी बड़ी गरीब खवातीन होती हैं, 5 6 7 8 बच्चे भी होते हैं और उनका बुरा हाल होता है, लेकिन और वो बस चीख रही होती हैं कि बस पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। उनके लिए प्रेगनेंसी कोई खुशी नहीं रख रही होती। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेन्ड होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रही होती हैं कि उनके लिए ये चीज़ फैसिनेटिंग नहीं रहती, ठीक है। उनके लिए सब कुछ प्रॉब्लम होता है। पूरा सोशल सपोर्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पे हर तरह की सपोर्ट आपको चाहिए होती है, फिजिकल भी, इमोशनल भी, सोशल भी, हर तरह से सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, कोई समझने वाला है, कोई मैनेज करने वाला है इन सब चीज़ों को, वो तो पास ऑन कर जाएंगे इस फेज में से आराम से। लेकिन जिनके साथ नहीं है उनके नहीं है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, जिन मदर्स के बच्चे अभी 14 ईयर्स से नीचे हैं, ठीक है, और उनकी आगे प्रेगनेंसी और है, तो वो सफ़र करती हैं, क्योंकि 14 ईयर्स के बाद तो बच्चा इनफ बड़ा हो जाता है, वो अपना सब कुछ खुद ही हैंडल कर सकता है। लेकिन इससे सारे छोटे बच्चे क्या होता है, मदर पर डिपेंडेंट होते हैं, फिर उसके साथ प्रेगनेंसी भी होती है, तो फिर उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़, यहाँ भी ये आता है कि जो मदर्स, ये वेस्ट में ज़्यादा कॉमन है कि उनका कोई ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में उनको ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो फिर वो ड्रग डिपेंडेंस वाले साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। कैफीन के प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे क्या होता है, वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी आपने पढ़ा है कि वो सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो इस तरह की जो प्रेगनेंसीज हैं, इन 5 6 7 इनमें ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशंस का। बेटा ये एक एससीक्यू एज इट इज आ जाता है पेपर में भी, टेस्ट में भी,
ठीक है, एमसीक्यूज में भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना। ओके, परप्यूरियम बेटा कहते हैं पीरियड ऑफ 6 to 8 weeks, मीन्स ऑलमोस्ट 2 months या 40 days आफ्टर द डिलीवरी। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा एकदम से रैपिड चेंज आता है हॉर्मोन्स में भी और फिजिकली भी। ठीक है, दोनों तरह का एक एब्रप्ट चेंज आता है। जिस तरह प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई तो आपके हार्मोन्स के लेवल चेंज हो गए। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ चला गया, एस्ट्रोजन कहाँ चला गया, ठीक है, बीटा हार्मोन कहाँ चला गया, ये सब चले। और जब आफ्टर डिलीवरी, राइट आफ्टर डिलीवरी, ये सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो दोबारा से उतने एब्रप्ट, सडन और उतने ही स्वेयर चेंजेस आते हैं हॉर्मोन्स में। जब दोबारा से ये सब कुछ रिग्रेस करता है, ठीक है, जो चेंजेस प्रेगनेंसी में आई होती हैं वो रिग्रेस करता है, दोबारा से हार्मोनल चेंजेस इतनी ज्यादा होती हैं, तो ये एक पीरियड बड़ा वर्नलेबल होता है जिसमें ओवर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। ये चीज आपने क्वाइट पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कभी सुना है किसी ने? पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार है जी कोई, किसी ने अपने आसपास किसी को सुना हो? नहीं बेटा, ओके चले। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मींस आफ्टर द आफ्टर चाइल्ड बर्थ डिप्रेशन होता है, और ये क्वाइट कॉमन है। ठीक है, ये चीज नहीं है कि ये कॉमन नहीं है, ऑलमोस्ट हर फीमेल को किसी ना किसी लेवल का डिप्रेशन उस टाइम पे होता है। ठीक है, अगर आप नोट करें तो आपको अंदाजा होगा। ठीक है, अब जो साइकोसोशल इश्यूज आते हैं इस परप्यूरियम के पीरियड में, ठीक है, ये पूरा पीरियड बड़ा वल्नरेबल होता है, सही वाले साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। ठीक है, पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड साइकोसिस, ये 3 तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज दिए हुए हैं आपकी बुक में जो है। अच्छा जी, पोस्टपार्टम ब्लूज ये है, सेल्फ लिमिटिंग स्टेट है, लो मूड, वीपिंग स्पेल, डिस्टर्ब स्लीप, और ये 10 to 15 डेज के लिए क्वाइट नॉर्मल है। ठीक है, हर फीमेल आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, इस चीज से गुजरती है। ठीक है, आप लोगों को इसलिए पता होना चाहिए कि आपके आसपास कोई भी ऐसा हो तो आप समझ सकें इस बात को कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग स्टेट है इसकी सबसे बड़ा जो पोस्टपार्टम ब्लूज की जो याद रखनी है वो ये कि ये सेल्फ लिमिटिंग स्टेट है। 10 to 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है ये लो मूड। ठीक है, एक तो रूटीन में मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा है, फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है, फिर रूटीन की लाइफ की चेंज 180 पे चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत छोटा बेबी जिसका आपने केयर करनी है, उसको सिर्फ रोना आता है। ठीक है, और उसको कुछ नहीं बताना आता। तो उसको उसकी हर बात को समझना। फिर इतने छोटे बच्चे जो है वो हर 2 घंटे बाद फीड करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर फीड करते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, कभी उनको कॉलिक के इश्यूज हो जाते हैं, कभी उनको जी कोई डायपर के इश्यूज हो जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं। तो ये सब कुछ जब चेंज हो जाता है, ठीक है, और जिसका वेरी फर्स्ट टाइम हो तो उसके लिए ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, दैट इज द सेल्फ लिमिटिंग स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास पुर्पुरल डिप्रेशन। All the signs symptoms that are sad mood, disturbed biological functions, it lasts for more than 2 weeks. More than 2 weeks. फर्स्ट में हमने डिप्रेशन ब्लूज में बात की थी कि वो सेल्फ लिमिटिंग स्टेट है एंड दैट वाज 10 to 14 days. And it was and now it lasts for more than 2 weeks. When you see someone in that condition, you must refer them to the psychiatrist. ठीक है, and next is the puerperal psychosis.
extremely rare state with the delusions and hallucinations. Okay, gross abnormalities of the behavior. When okay, साइकोसिस काफी स्वीयर स्टेट है, ठीक है। इसमें delusions and hallucinations about the things, delusions and hallucinations आपको पता है क्या है, without perception या with perception कोई भी चीज हाईलाइट हो जाती है, ठीक है, स्टिमुलस के बगैर रिएक्ट करते हैं पेशेंट्स। अगर किसी फीमेल को इतने स्वेयर कंडीशंस हों, ठीक है, तो देन मस्ट बी रेफरल टू द साइकेट्रिस्ट, ठीक है। ग्रॉस एबनॉर्मेलिटीज ऑफ बिहेवियर, ग्रॉस एबनॉर्मेलिटीज ऑफ बिहेवियर में ये है कि बहुत ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है उनका, ठीक है। स्वेयर डिप्रेशन विद द सुसाइडल थॉट्स हो सकता है, ठीक है। इवन 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 जब आपने कभी नोट किया कि कुछ लोग शदीद साइकोसिस इतना है, अगर कोई ऑलरेडी साइकेट्रिक पेशेंट है, जैसे हमने अभी पीछे बात की कि साइकोसोशल इश्यूज उन प्रेगनेंसीज में कॉमन होते हैं जिनमें कोई साइकेट्रिक इलनेस रही होती है, तो वहां पे ये डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स वाली बात क्वाइट कॉमन है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस है जी, ब्लूज ये 50 to 85% ऑफ मदर्स में, ठीक है, इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम। डिप्रेशन सिर्फ 13% में, और साइकोसिस बहुत कम है, 0.1% इन फर्स्ट 3 months, ठीक है। ब्लूज में आते हैं सिम्टम्स इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फ्लक्चुएटिंग मूड, इंक्रीज्ड इमोशनल रिएक्टिविटी, ठीक है। ये सारी चीजें क्वाइट कॉमन है और ये 85% मदर्स में है, ठीक है। डिप्रेशन में क्या है जी, एक्सेसिव गिल्ट, एंजाइटी, वो तमाम जो डिप्रेशन के साइंस हैं, है सुसाइडल आइडिएशन, हाइपरसोमनिया या इंसोमनिया, ये कंडीशन भी बड़ी कॉमन है, ठीक है। फटीग इसके साथ। एंड साइकोसिस में क्या होगा, एजिटेशन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब ब्लूज के लिए हमें कोई साइकेट्रिक रेफरल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन में अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए, ठीक है, मॉडरेट टू स्वेयर सिम्टम्स हो जाए, ठीक, तब आप उसको रेफर करेंगे। और साइकोसिस को हमेशा कंसीडर किया जाता है वो साइकेट्रिक इमरजेंसी, ठीक है, अगर उसके साइन सिम्टम्स इतना अग्रेसिव बिहेवियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मदर की हेल्थ को भी वही आता है और उसको भी वही आता है, और उस टाइम बेबी की लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में होती है। बेटा एनहेडोनिया मीन्स द इनएबिलिटी टू फील प्लेयर फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है, जो यूजुअली आप जिसको एंजॉय करते हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज है या कोई भी हॉबीज है, मतलब जो पहले आप रूटीन में जिस चीज को एंजॉय करते थे, ठीक है, अब जो है वो पोस्टमार्टम के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं, आप उस चीज को अब एंजॉय नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह फीमेल उस टाइम इतने स्ट्रेस में होती हैं कि वो रूटीन का बाहर आना जाना, या पहले अगर उनको मेहमान जहमान आने पे अच्छा लगता हो, कुकिंग चुकिंग ये वो सब कुछ करना, लेकिन इस टाइम पे आके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जो रूटीन की उनकी इंजॉयबल है जो हॉबीज होती हैं, ठीक है, तो उसको मतलब वो प्लेयर नहीं फील कर पाती किसी भी चीज में, ठीक है। प्लेयर फीलिंग जहाँ खत्म हो जाती है ना रूटीन की एक्टिविटीज से, किसी भी काम से, ठीक है। अदरवाइज अगर अगर नोट किया जाए, देखा जाए, तो एक छोटा सा बेबी हर किसी लिए के लिए एक जॉय का सोर्स होता है, हर कोई उसको देख के खुश होता है और उठाता है, ईच एंड एवरीथिंग करते हैं, लेकिन जब मदर्स डिप्रेशन में होती हैं तो उनसे वही बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, ठीक है, उनको उसका रोना भी अच्छा नहीं लगता और उसका जागना भी अच्छा नहीं लगता, क्यों, वो डिप्रेशन में होते हैं, ठीक हो गया, एवरीथिंग क्लियर यहाँ तक।
ओके, ये तो थे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो इस सारी सेटिंग्स में आते हैं। अब बहुत सारी ऐसी क्लिनिकल सिचुएशंस आती हैं जिनमें और साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। ये तो साइकोलॉजिकल इश्यूज वो थे जो हमने बताया प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, वो जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनके अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है। अब कौन से लोग हैं जो साइकोसोशल मॉर्बिडिटी का शिकार होते हैं? पहले हमने बात की थी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जिनमें साइकोसोशल इश्यूज होंगे, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थे। और अब वो हैं जो इनफर्टाइल है, ठीक है। उनके ऊपर एक सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। आपको पता है जिस तरह पाकिस्तानी सोसाइटी में तो शादी हुई तो फौरन एक ही डिमांड होती है, जी, बेबी होना चाहिए। कब होना चाहिए, किस टाइम पे होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, मेल हो फीमेल हो, ये भी फैमिली वाले बैठ के डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इसका सोसाइटी का, बहुत ज्यादा क्या होती है फिर उन कपल्स में एंजाइटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, इस चीजों पे, ठीक है। तो वो बड़े साइकोलॉजिकली इस चीज को सफर करते हैं, ठीक है। फीमेल्स विद द वेजाइनसमस, वेजाइनसमस एक डिजीज है जिसमें वेजाइना जो है वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, वो बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उनके जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस अच्छे नहीं होते अपने पार्टनर के साथ, तो उस वजह से उनको कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम होता है और फिर वो इन सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज में से गुजरते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन के, ठीक है, वाटर रिटेंशन होती है, स्वेलिंग है पाँवों की, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जो हमसे रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें ये चीज बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो। अगर फॉर द होल ऑफ मंथ उसको यही प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स रहे तो वहां पर रिलेशंस खराब होते हैं, ठीक है। तो रिलेशंस भी खराब होते हैं। दूसरा, एक बंदा जब नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा, वो डिप्रेशन में रहेगा हर वक्त, तो उसके लिए कंसेप्शन और प्रेगनेंसी एक बड़ी अलग सी चीज होती है, ठीक है। डिस्मेनोरिया मींस अगर किसी को वैसे ही इश्यूज हैं, ठीक है, उसको किसी भी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही, इट मींस वो कंसीव नहीं कर सकता। क्रोनिक पेल्विक पेन, वॉट एवर द रीजन, ठीक है। अंडरगो हिस्टेरेक्टमी मींस जिनके ओवरीज ही रिमूव हो चुके होते हैं किसी भी कॉज की वजह से, किसी भी कॉज की, क्योंकि बाज़ औक़ात एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी हो जाती है कि उसके रिजल्ट में हिस्टेरेक्टमी रिमूव कर देते हैं। अब ये सब वो लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं साइकोसोशल मॉर्बिडिटी के, ठीक है। पहले जो बताया था वो लोग थे जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, अब ये वो हैं जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? अगर आपको आए कि साइकोसोशल मॉर्बिडिटी किनके साथ एसोसिएट है और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन सी हैं, तो आपको ये डिटेल बतानी पड़ेगी, ओके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, ओके सॉरी, इसकी इंटरवेंशन हमने पढ़ी। इंटरवेंशन में भी वही है, इंफॉर्मेशनल केयर के सेशंस हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, एनाल्जेसिक्स, प्लेसिबोस और मेटाविटामिन थेरेपी शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, इट शुड बी अवॉइडेड। और अगर किसी में बहुत सुअर डिप्रेशन आ जाता है तो तब आप उसको रेफर करेंगे साइकेट्रिस्ट के पास, ठीक है। ओके, साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी किसी भी तरह का से हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिसेबिलिटी में किसी का कोई भी लिम्ब ठीक नहीं है, मतलब हाथ पाँव बाजू या व्हाटएवर, या इसके बाद आगे जाके हेयरिंग नहीं है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, आपके पास जो इशू आ सकता है वो क्लेफ्ट पैलेट का आ सकता है, ठीक है, क्लेफ्ट लिप का आ सकता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बिल्कुल डाउन सिंड्रोम और इस तरह जितने भी डिसेबल बच्चे हैं।
अब वो बच्चा भी सफर करता है, लेकिन जब बहुत छोटे होते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को सफर करते हैं। जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनमें भी वो सब चीजें आती हैं, डिनायल, एंगर, ब्लेमिंग अदर्स, ग्रीफ एंड वरी। ठीक है, आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं कि किस तरीके से। डिनायल, सबसे पहले तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि जी हमारा बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्टेड है। ठीक है, जिस तरह एक कंडीशन है ऑटिज्म की, देखने में वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो समझ नहीं पाते उस तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल बच्चे समझते हैं बात को, ये बोलते हैं बात को। या जिस तरह बच्चों के माइलस्टोन होते हैं डिफरेंट टाइम पे अचीव करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलने लग जाते हैं। ठीक है, टीथिंग का टाइम बड़ा अलग अलग है। कुछ बच्चे, आपके पास जो एक और केस आ सकता है वो एनोडोंशिया का आ सकता है। ठीक है, जिनके कंजेनिटली मिसिंग टूथ हैं, तो उनके पेरेंट्स भी सेम इसी तरह की सारी साइकोलॉजिकल सिचुएशन से गुजरेंगे, वो पेशेंट भी और उसके पेरेंट्स भी। सबसे पहले क्या आता है, डिनायल आता है। वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते कि इस तरह का कुछ भी हुआ है। दे अवॉइड टॉकिंग अबाउट द डिसेबिलिटी, और वो एक्सक्यूजेस एंड अल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस देंगे। मींस अगर किसी का बच्चा ऑटिस्टिक हो तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ये इस वजह से नहीं बोलता होगा, ये इस वजह से नहीं समझता होगा, इसका एक्सपोजर कम है या इसका एनवायरनमेंट इस तरह सा है। ठीक है, उसका नुकसान क्या है, वो कम्प्लीटली इग्नोरिंग द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, और जो वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है, उसको उसके बाद पे पनिशमेंट मिलती है। जैसे जैसे माइलस्टोन की अचीवमेंट्स में, अगर तो किसी का बच्चा 2-3 साल तक चलता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स इसके बावजूद इस डिसेबिलिटी को कि वो चल नहीं सकता माने ना, और ये कहे नहीं नहीं वैसे नहीं कभी चला, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें एक्सक्यूजेस और ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस देते रहे, इट मीन्स कि वो इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो डिनाइल की स्टेज पे होती है। ये स्टेज बड़ी डिफिकल्ट है। जो पेरेंट्स तो इसमें से मूव कर जाते हैं, डिनाइल में से एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, वो तो अपने बच्चे को हेल्प आउट करते हैं आगे किस तरह से मूव करना है लाइफ में। लेकिन जो खुद डिनाइल में रहते हैं वो हमेशा बच्चे की प्रॉब्लम को भी इग्नोर करते रहते हैं, और वो कभी उसको हेल्प आउट भी नहीं करते कि आगे लाइफ को किस तरह लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिम्स में कोई प्रॉब्लम है, या क्लेफ्ट पैलेट है, या क्लेफ्ट लिप है, अगर वो इस चीज को इग्नोर करते रहेंगे जी ये हो जाएगा वक्त के साथ साथ ठीक, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप उस क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी नहीं करवाएंगे तब तक वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कॉमन रिएक्शन जो है वो एंगर है। ठीक है, बड़ा एग्रेसिव हो जाता है बाज़ औक़ात, और ये एंगर कभी किसी पे निकलता है, कभी बच्चे की तरफ भी इवन निकलता है। ठीक है, और कभी वो अपने ऊपर निकालते हैं इसलिए कि वो आप नहीं आता है। अगर आपके सामने आपका कोई बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने आप को, तो वहाँ पे क्या है, वो उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा हेल्प आउट नहीं अगर करेंगे, फिर उनमें एंगर आना शुरू हो जाएगा। उस बच्चे में भी आएगा और पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर ऊपर से एंगर आने की एक और रीज़न है सोसाइटी के, फैमिली के प्रेशर्स बहुत आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने अक्सर नोट किया है कि माइलस्टोन अगर किसी बच्चे के लेट अचीव हो रहे हैं, ठीक है, हर दूसरी आंटी आके पूछती हैं हाय तुम्हारा बच्चा अभी तक चलता नहीं है, अभी तक खाता नहीं है, अभी तक पीता नहीं है, अभी तक उठता नहीं है, अभी तक लेटता नहीं है। ठीक है, इस तरह के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो क्वाइट अग्रेसिव हो जाती हैं मदर्स। कभी वो बच्चे पे अपना गुस्सा निकालती हैं, ठीक है, कभी स्पाउस पे या कभी किसी और पे कि आपने नहीं सिखाया, आपने नहीं किया, और एग्रेसिव किस्म का बिहेवियर हो जाता है। ये ब्लेमिंग, तीसरी चीज, फिर वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये भी डिनाइल की तरह क्वाइट डिफिकल्ट स्टेज है। जो तो इस चीज को ब्लेम करते रहते हैं ना, वो एक्चुअली अपने स्ट्रेस को कोप अप उनकी स्ट्रेटजी है। वो किसी और पे फॉल्ट देखे ना कि उसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, टीचर ने नहीं सिखाया इसको, दादी ने नहीं सिखाया, फलां ने नहीं सिखाया, ये सारी चीजें एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे। ये एनवायरनमेंट इस तरह का था, इस वजह से ऐसे हो गया, हमारा बच्चा डिसेबल। मींस वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उसकी डिसेबिलिटी को।
ठीक है, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो किसी पे ब्लेम कर रहे होते हैं, वो डिनाइल में रहते हैं, तब तक वो बच्चे को हेल्प आउट नहीं करते, उसको उसकी लाइफ को नॉर्मल लाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोलियो का पेशेंट है, ठीक है, किसी को भी पोलियो हो गया, किसी बच्चे को, अब वो चल नहीं सकता, अब उसके पेरेंट्स पहले डिनाइल में रहेंगे, ठीक है, फिर एंगर में होंगे, फिर वो ब्लेम करेंगे एक दूसरे को, कोई उसने नहीं पिलाए थे, इसने नहीं पिलाए थे, या हमारे घर तो कोई पिलाने नहीं आता, व्हाटएवर द रीजंस, इसकी गलती है तो उसकी गलती है, ठीक है, वो सब कुछ करते रहेंगे। इन सारी स्टेजेस का नुकसान ये होगा कि बच्चा जो डिसेबल है वो ऑलरेडी सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी स्पेशल नीड्स इग्नोर हो जाती हैं और वो मजीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो अगली साइकोलॉजिकल इश्यूज जो पेरेंट्स में आता है वो ग्रीफ का है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहता है। क्यों? क्योंकि जब उनके बच्चे माइलस्टोन नॉर्मल बच्चे जो पूरे कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे होते हैं, जब उसकी बच्चे के एज के बच्चे भाग दौड़ रहे होते हैं, वो अपने बच्चे को बैठा हुआ देखते हैं व्हील चेयर पे, तो ये काफी पेनफुल ग्रीफ का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसके अलावा जब बाकी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, अगर किसी का मेंटली रिटार्डेड है तो उसको वो फील होगा कि मेरी इसकी एज के बच्चे तो अभी स्कूल जाते हैं, या स्कूलिंग हो गई है, या उन्होंने अच्छा कैरियर ले लिया है। ठीक है, हर वक्त वो अपनी चिल्ड्रंस को जो है वो स्ट्रगल करते हुए देखेंगे लाइफ रूटीन मैटर्स के लिए। जो इवन मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स हैं उनके साथ ये होता है कि वो ओवर द इयर्स उनको ये ग्रीफ फील होता रहता है हर टाइम पे। वो चीज़ें इवेंट्स बड़े ट्रिगर करते हैं जब उसकी एज के बच्चे स्कूल एडमिशन लेते हैं या स्कूल से पास आउट हो जाते हैं, या किसी भी किस्म की उनकी कोई भी अचीवमेंट होती है, जब वो नॉर्मल बच्चों को वो चीज अचीव करता देखते हैं तो तब वो ग्रीफ में चले जाते हैं। ठीक है, कि हमारा बच्चा ये चीज नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, और ये चीज लाइफ लॉन्ग है। हर वक्त वो इस चीज के बारे में कंसर्न रहते हैं कि इनको तो सारी उम्र स्ट्रगल करनी है डिसेबिलिटीज की वजह से। ठीक है, जो और साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं ना, वरी, जब कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, उनमें बहुत सारे लो सेल्फ एस्टीम के चांसेस हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम लो कैसे होगी? ठीक है, जब उनसे एक्सपेक्टेशंस कम लोगों की होंगी, ठीक है, उनको को खास रिस्पांस नहीं दिया जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, कम बॉदर किया जाएगा, वो हमेशा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन उनको फील होगी, तो उनकी सेल्फ एस्टीम भी कम होगी। तो जो पेरेंट्स हैं वो ऑलवेज हमेशा वरी रहती, उनको इस चीज़ के बारे में परेशानी रहती है कि हमारे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। ठीक है, और जो बात कहते हैं ना कि अल्लाह ताला नेक सेहतमंद औलाद दे वरना ना दे, ठीक है, वो उसके पीछे लॉजिक यही होती है। किसी का अगर कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो, ठीक है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा हो, तो उनके लिए ये वो चीज़ सफरिंग बन जाती है फॉर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अपनी औलाद को सफ़र करते देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जब बाकी लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं और आपके वो बच्चे वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको हर वक्त हर वक्त यही होगा कि इसका सक्सेसफुल करियर कैसे बनेगा, ये कैसे लाइफ में सरवाइव करे, क्योंकि जब तक तो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट करते रहेंगे, वो चाहे मेंटली रिटार्डेड हो या फिजिकली हैंडिकैप्ड हो, व्हाटएवर, जब तक पेरेंट्स आते हैं तब तक तो वो करते रहते हैं, उसको खिला भी देंगे, पिला भी देंगे, सब कुछ कर देंगे उसका। लेकिन पेरेंट्स के अलावा ना उनका कोई केयर गिवर होता है, क्योंकि बहन भाई बड़े होकर अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो कौन उनको हेल्पफुल करेगा। तो ये वो पेरेंट्स हर वक्त एक स्ट्रेस और ग्रीफ में रहने के साथ उनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, वो कभी अपने जब जो अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल कैरियर, फैमिली और नॉर्मल एडल्ट लाइफ के साथ नहीं देखेंगे, ठीक है, हर पेरेंट्स का यही होता है ना कि जी हमारा बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, किसी जगह पे हों, ये सेटल्ड हो जाएं, एंड दैट्स इट, हम सुकून से मर सकते हैं।
लेकिन लेकिन बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। सिर्फ पेरेंट्स होते हैं जो उस बच्चे को अगर एक्सेप्ट कर लें पेरेंट्स, तो उनकी लाइफ इजी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस ना कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो उसके लिए आराम से जो है वो कोई व्हील चेयर का कर दे बंदोबस्त, या उसके लिए आर्टिफिशियल लिम्स का कुछ बंदोबस्त कर दें। ठीक है, आप लोगों ने देखा ना कुछ इस तरह हैंडीकैप्ड लोग होते हैं लेकिन वो बड़े ऊपर तक जाते हैं, बड़े सही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सारी चीजों में से गुजरे होते हैं। ठीक है, उन्होंने सारे ये साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस किए होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी सेल्फ स्टीम लो नहीं होने दी। ठीक है, उनको पावरफुल बनाया है, इस मीनिंग में कि अगर उनके पास फिजिकली कुछ कम है भी तो भी वो इस लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं इस दुनिया में। दे हैव द इक्वल राइट टू लिव हैप्पी एज नॉर्मल किड्स। ठीक है, पेरेंट्स जितनी जल्दी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा बच्चा दूसरों से अलग है लेकिन ही इज गुड, ठीक है, जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी उनके बच्चे में आते हैं। तो इस वजह से ये कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपनी डिसेबिलिटीज के बावजूद बहुत ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, वो उनका सक्सेसफुल कैरियर भी होता है, उनकी सक्सेसफुल फैमिली भी होती है और वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ भी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज इस चीज पे पोस्टपोन करके बैठ जाते हैं, नहीं इसका तो शक्ल नहीं ठीक, इसका तो मुंह नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, जो खुद इस चीज में फंसे रहेंगे वो अपने बच्चे की भी सेल्फ एस्टीम को कभी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास कोई क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, एनोडोन्सिया इस तरह का कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपने उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है। ठीक है, उनको कहना है कि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें एंड मेक सम स्ट्रेटजी। ठीक है, कि कोई इस तरह का वो लेके आए, उसके लिए हल निकाल के लाएं जिसके साथ वो सरवाइव कर सकें, वो भी खुश रह सकें। ठीक है, अगर कोई चल नहीं सकता तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब उसको एक कमरे में छोड़ दो। नो, आप एक व्हील चेयर का बंदोबस्त कर सकते हैं ताकि वो चल फिर सके। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन की अगर आप एक देख लें कि उसको कितना ज्यादा मेंटली रिटार्डेड है, स्वेयर है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है, ये बिल्कुल है, उसको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी के साथ कुछ सिखाना शुरू कर दें, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज पेरेंट्स को हमेशा वरीड रहती है, लेकिन ऑल डिपेंड्स के जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट करेंगे, जितना वो पावरफुल खुद करेंगे अपने बच्चों को, उतनी जल्दी उनके वो आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से आते हैं पेरेंटल रिएक्शंस टू चाइल्ड डिसेबिलिटी। सबसे पहले प्राइमरी फेज है, शॉक है, डिनायल है, ग्रीफ एंड डिप्रेशन है, ये सब कुछ टाइम के साथ साथ है। ठीक है, सेकेंडरी फेज आता है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस मींस मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, पता नहीं ये सही है, पता नहीं ये गलत है। ठीक है, कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ जो है ना आती हैं, जब खुशी और गम की इकट्ठी फीलिंग्स हो ना, ठीक है, उस पे उसको कहते हैं गिल्ट, एंगर, शेम, एम्बैरेसमेंट, ये सब कुछ सेकेंडरी फेजेस हैं। ठीक है, देन आती है टर्शरी फेज जिसमें आप बार्गेन करते हैं, जो हमने पहले डिप्रेशन की वो पढ़ी थी ना सारी, डाइंग की या ग्रीफ की सारी है, तो ये भी एक ग्रीफ की फॉर्म है ना। ठीक है, ये भी एक ग्रीफ की टाइप है और फॉर लाइफ लॉन्ग है कि आपका चाइल्ड डिसेबल है। ठीक है, और एक बच्चा जो डिसेबल है वो भी इन्हीं सब चीजों में से पास ऑन करता है। ठीक है, उसके लिए भी ये चीजें इतनी पेनफुल होती हैं, उसे इतनी ही ज्यादा, वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा आते हैं। ठीक है, देन टर्शरी फेज में जो बात हो रही है अडेप्टेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जब आप रिक्वायरमेंट्स और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम, शॉक, डिनायल और ग्रीफ से आप बाहर आ जाएंगे। जितनी जल्दी ये टाइम आएगा उतना अच्छा रहता है पेरेंट्स के लिए भी और चिल्ड्रंस के लिए भी, और ये सारी चीजें आपस में चलती रहती हैं। ठीक है, फॉर लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस है ये। ओके, साइकोसोशल इश्यूज फेस्ड बाय अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, अभी हमने कहा था दे हैव द सो लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है, इनएडिक्वेट और स्लो वर्बल एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पुअर सेल्फ कंसेप्ट,
स्टेट ऑफ क्रॉनिक डिस्फोरिया एंड ग्लूम। इस पिक्चर से आपको क्वाइट क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों इतनी लो सेल्फ रेटिंग है। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। जिस तरह अगर कोई चल नहीं सकता तो उसको कहते हैं वो लंगड़े। सबसे पहले यही कहते हैं ना, जो हमारी सोसाइटी लेबल लगाती है उस पर, लंगड़ा है, ये अंधा है, ये काला है, ये मोटा है, ये इस तरह से है। तो उनमें वो सब चीजें, साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टिग्मा के साथ जो अटैच होते हैं वो सब आने शुरू हो जाते हैं। और उसका सबसे पहले क्या है, जब लो सेल्फ एस्टीम होगी, पोर सेल्फ कंसेप्ट होगा, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और डिप्रेशन ये सुसाइड तक भी जा सकता है। ठीक है। और क्या होगा, वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेगा क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा अटैच हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अब इसकी इंटरवेंशन क्या करनी है, प्रॉपर गाइडेंस दें पेरेंट्स को भी और उस चिल्ड्रन को भी। साइको सोशल सपोर्ट की जरूरत है। प्रैक्टिकली सपोर्ट करें उनको। ठीक है। सिर्फ उनको बैठ के बताएं नहीं कि ये करना है, उनको करने में हेल्प आउट करना है। ठीक है। उनको काम, जिस तरह आपने देखा है कि कुछ लोग अगर हाथ नहीं है वो पाँव से लिखना सीख जाते हैं। ठीक है। पाँव नहीं है तो वो हाथों से चलना सीख जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि अब फ्रैक्चर में या बाद में लाइफ में आके हाथ कट गया और दूसरे हाथ से काम करना शुरू हो जाते हैं। वो एक्सपर्ट हो जाते हैं एक हाथ से काम करने के। उनको प्रैक्टिकली स्टार्ट में थोड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ एडजस्ट कर जाते हैं, वो चीजें सीख जाते हैं, उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो उस चीज के लिए आपको सपोर्ट करना है। ठीक है। सेफ एंड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। मीन्स नॉन थ्रेटनिंग मीन्स जहाँ पे बुलिंग ना हो उनकी। ठीक है। कोई उनको स्टिग्मा ना अटैच करे, कोई उनको डिस्क्रिमिनेट ना करे। ठीक है। उनकी सोशल और वेलबींग दोनों दोनों हों, उसमें सेफ हों। ठीक है। गाइडेड कम्युनिकेशन स्किल्स और इंफॉर्मेशनल केयर, ये सारी इंटरवेंशंस हैं वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये किसी भी डिसेबल के लिए उसके साथ उसकी डिसेबिलिटी को कोप अप कराने के लिए हमें ये सब कुछ करना है। ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, वो लोग अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद सब कुछ सीख जाते हैं और वो भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लग जाते हैं। ठीक है। क्लियर हो ईच एंड एवरीथिंग? कोई क्वेश्चन? ओके। अच्छा, आपकी बुक में एक और चार्ट भी दिया हुआ है, व्हाट पेरेंट्स वांट टू टेल टू यू बीइंग ए प्रोफेशनल। ठीक है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें इंक्लूडेड नहीं था। उसमें वो सब चीजें हैं जो हिडन होती हैं, जो पेरेंट्स आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, बीइंग ए प्रोफेशनल। ठीक है। या वो इसलिए भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है कि अगर आप किसी डिसेबल चाइल्ड के साथ या किसी पेरेंट के साथ आप बात करें तो आपने उन सारी चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है। वो 6 से 7 पॉइंट्स है, उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक हो गया? ओके जी, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे को पे करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।